हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजू पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हमारा जो क्लास है वह है जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर, है ना। ये आज हम क्लास लेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण ये क्लास है, ठीक ना। इसके पहले समझिएगा, नसीब उनके भी होते हैं जिनके लकीर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, है ना। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, है ना। नसीबों को बनाना अपने हाथों का खेल है ना। जिस दिन आप चाह देंगे कि हम अपना नसीब खुद लिखेंगे तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने नसीबों को खुद लिखने का प्रयास करें, किसी दूसरे ऊपर आत्मनिर्भर होने का प्रयास न करें, ठीक ना। और जितना से जितना हो सके आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट होइए और सामने एग्ज़ाम आ रहे हैं उन पे आप ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलमंडल समझिएगा, पहले बता देता हूँ कि जलमंडल यानी जो चारों महासागर है ये कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला जो महासागर है वो आपको प्रशांत महासागर, उसके बाद आपको हिंद महासागर, उसके बाद आपको अटलांटिक या अंध महासागर, है ना, अटलांटिक या अंध महासागर, और उसके बाद है आपको आर्कटिक महासागर। विश्व में जो महासागरों की संख्या है वह 4 है ना। लेकिन इन महासागरों के विषय में जानने से पहले जलमंडल से संबंधित कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। समझिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित जो जल के विस्तार होते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जो जल के विस्तार होते हैं उन्हीं को जलमंडल कहा जाता है ना। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल के विस्तार को जलमंडल के नाम से जाना जाता है ना। संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह आपको 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। 1 से 51 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें आपको 36.17 वर्ग किलोमीटर पर 36.17 वर्ग किलोमीटर पर आपको जलमंडल का विस्तार है, जबकि आपको 14.89 वर्ग किलोमीटर पर आपका स्थल मंडल का विस्तार है ना। स्थल मंडल का विस्तार है। समझिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल के समूह को जलमंडल कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह 51.1 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें 36.17 वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल का विस्तार है, जबकि 14.89 वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल का विस्तार है। अगर इस तरह से हम बात करें तो आपको 17.8% पर जलमंडल का विस्तार, संपूर्ण पृथ्वी का 70.8% पर जलमंडल का विस्तार है और 29.2% पर आपको स्थल मंडल का विस्तार है ना। आपको 70.8% पर जलमंडल का विस्तार है, जबकि 29.2% पर आपको स्थल मंडल का विस्तार है। याद रखिएगा, है ना। संपूर्ण जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है वह महासागर होता है ना। इस जलमंडल के अंतर्गत हम बात करें, इस जलमंडल के अंतर्गत में आपको महासागर आता है, सागर आता है और खाड़िया आता है ना। आपको संपूर्ण इस जलमंडल में यानी संपूर्ण जलमंडल में पहला जो स्थान आता है वो आपको महासागर का स्थान आता है, दूसरा आपका सागर का स्थान आता है और तीसरा आपको खाड़िया का स्थान आता है, गल्फ, है ना, खाड़ियों का स्थान आता है। समझिएगा, है ना। संपूर्ण जलमंडल के अंतर्गत आपको महासागर, सागर और खाड़िया सम्मिलित है ना। इन संपूर्ण जलमंडल में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह महासागर है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह महासागर है, और महासागर की जो विशेषता है वह 2 विशेषता है, यानी महासागर के 2 गुण हैं। महासागर के 2 गुण में जो पहला गुण है वह है आपका तापमान,
और दूसरा गुण है लवणता। समझिएगा, महासागरीय जलों के 2 गुण हैं, पहला तापमान है और दूसरा आपको लवणता है। याद रखिएगा, महासागरीय जलों का जो औसत तापमान है वो आपको आपको महासागरीय जलों का जो औसत तापमान है वो आपको 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है ना। महासागरीय जल का जो तापमान है वह आपका 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, आकार में अंतर के कारण महासागरीय जलों के तापमान में भी अंतर पाया जाता है ना। तापमान में अंतर के कारण आपको महासागरीय जलों के तापमान में भी अंतर पाया जाता है ना। यानी प्रशांत महासागर के अपेक्षा, है ना, प्रशांत महासागर के अपेक्षा आपको अटलांटिक महासागर का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। प्रशांत महासागर के अपेक्षा अटलांटिक महासागर का जो तापांतर वो सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा और एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है ना। दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है ना। तो ये हमारे तापमान की विशेषता हो। फिर समझिएगा, महासागरीय जलों का जो सबसे बड़ा गुण है वह 2 गुण है, एक तापमान है और दूसरा लवणता है। महासागरीय जलों का जो औसत जो तापमान होता है वह 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इन महासागरों के आकार के आधार पर तापमान में भी अंतर पाया जाता है ना। इसलिए प्रशांत महासागर के अपेक्षा सर्वाधिक तापांतर जो पाया जाता है वो आपको अटलांटिक महासागर का तापांतर पाया जाता है। उसके बाद हम लवणता की बात करें तो समझिएगा, संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 97.5% जल है जो आपको लवणीय जल है ना, आपको लवणीय जल है। फिर समझिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित जल का 97.5% जो जल है वह लवणीय जल है। और लवणीय जल होने का मुख्य कारण है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, है ना। पृथ्वी के संपूर्ण जल का लगभग 97.5% पर आपको लवणीय जल है, जिसकी लवणीय जल का मुख्य कारण है वो आपको सोडियम क्लोराइड है ना। सोडियम क्लोराइड के कारण ही समुद्री जल क्षारीय होते हैं, है ना। समुद्री जल जो क्षारीय होते हैं, जो यूज में नहीं आते, वह क्षारीय क्यों होते हैं? वह सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। फिर समझिएगा, संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 97.5% जो जल होते हैं वह लवणीय होते हैं, जो पीने योग्य नहीं होते, है ना। ये लवणीय का मुख्य कारण है सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति अर्थात NaCl की उपस्थिति, है ना। यानी समुद्री, अगर क्वेश्चन आ जाए कि समुद्री जलों की क्षारीयता का मुख्य कारण क्या है, तो आपको सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति है। याद रखिएगा, समुद्री जल का जो औसत लवणता का क्रम है वह आपको 35% है ना। समझिएगा, समुद्री जल का जो समान लवणता है वह 35% है ना। 35% आपको सबसे अधिक लवणता इसमें पाया जाता है, ठीक ना। 35% लवणता, यानी सामान्यतः जो लवणता है वो आपको 35%। याद रखिएगा, समुद्री जल की लवणता को जो मापन किया जाता है वह सैलाइन नेक्टर से किया जाता है ना। सैलाइन नेक्टर से किया जाएगा। समझिएगा, समुद्री जल की जो लवणता का मापन किया जाता है वह आपको सैलाइन नेक्टर नामक यंत्र से किया जाता है ना। सैलाइन नेक्टर नामक यंत्र से इसका समुद्री लवणता का मापन किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला जो झील है वो आपको तुर्की का वान झील है। तुर्की का आपको वान झील है, या विश्व में सबसे अधिक लवणता का आपको झील है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील है, जहाँ पे 330% लवणता पाया जाता है ना। 330% आपको लवणता पाया जाता है। याद रखिएगा, समान स्थान को मिलाने वाली, जो समान स्थान
को मिलाने वाले जो क्षैतिज रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहा जाता है ना। समान लवणता वाले समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। आइसोहेलाइन कहा जाता है, समझिएगा। आपको समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आपको आइसोहेलाइन कहा जाता है ना। जो लवणता है उन लवणता को जो मिलाने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है उसी को आइसोहेलाइन कहा जाता है ना। आइसोहेलाइन कहा जाता है, याद रखिएगा। आपको ये हमारा आपको विषुवत रेखा है ना। ये हमारा विषुवत रेखा है, समझिएगा। ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के दक्षिण में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में आपको जल का जो मात्रा होता है वह 80% होता है, जबकि स्थल की जो मात्रा होती है वो आपको 20% होती है, समझिएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल की मात्रा है, जबकि 20% स्थल या भूमि की मात्रा है। इसी तरह भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो जल की मात्रा है वो आपको 60% है और स्थल की जो मात्रा है वो आपको 20% है, समझिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि निम्न में से उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा कम होता है या अधिक, तो अधिक होता है ना। दक्षिणी गोलार्ध में जल की जो मात्रा है वह सबसे अधिक यानी 80% है और भूमि की मात्रा यानी स्थल की मात्रा 20% है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 60% है और भूमि या स्थल की मात्रा आपको 40% है ना, 40% है। तो ये आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जल की मात्रा का स्थिति है, जल की मात्रा की स्थिति है, ठीक ना। अब हम इन महासागरों को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। इन जल मंडल को हम 4 भागों में बांटते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, जिनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद है हिंद महासागर और उसके बाद है आर्कटिक महासागर, समझिएगा। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है और आपको उत्तरी अमेरिका है। अब देखिएगा इन महासागरों का यानी इन महासागरों का विस्तार कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर और चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। कभी कभी आप लोगों में सुनने को मिल जाता है कि अंटार्कटिका महासागर विश्व का 5वां कोई महासागर नहीं है। विश्व में 4 ही महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अब समझिएगा, जो अंटार्कटिका द्वीप है, अंटार्कटिका द्वीप का लगभग सबसे अधिक जो भाग है वह बर्फ से ढका होता है। इसीलिए बर्फ से ढका होने के कारण उसे कभी कभी लोग महासागरों के रूप में कर देते हैं, लेकिन वह महासागर नहीं बल्कि वह महाद्वीप है ना, वह महासागर नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले प्रशांत महासागर में समझिएगा, प्रशांत महासागर एकदम आराम से समझिएगा, है ना। ये क्या है? प्रशांत महासागर समस्त महासागरों में यह सबसे बड़ा है ना। समस्त महासागरों में यह सबसे बड़ा है ना। जो प्रशांत महासागर है वह समस्त महासागरों में सबसे बड़ा है ना। और इसका जो नामकरण किया था वह मैगलन नामक विद्वान ने किया था। प्रशांत महासागर का जो नामकरण किया था वो आपको मैगलन ने किया था, याद रखिएगा। इसका जो विस्तार है उस विस्तार में हम देखेंगे तो प्रशांत महासागर के पूरब में, क्योंकि जो पूरा
वर्ल्ड मैप है ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ग्लोब में देखेंगे तो ये आपको इधर से ये उत्तरी अमेरिका और ये आपको उत्तरी अमेरिका ये जुड़ा हुआ है। तो अगर प्रशांत महासागर की स्थिति की बात करें तो आपको प्रशांत महासागर की स्थिति की बात करें तो प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है ना। प्रशांत महासागर के पूरब में आपको उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और एशिया है ना। प्रशांत महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया है और प्रशांत महासागर के दक्षिण में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप है। फिर समझिएगा, प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया है और प्रशांत महासागर के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये लिख नहीं रहा हूँ, ये केवल आप लोग समझिएगा है ना, इसको अपने से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन ऐसे महाद्वीप हैं जो प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको यूरोप है और दूसरा है आपको अफ्रीका है ना। ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जो प्रशांत महासागर से नहीं जुड़े हुए हैं है ना। आपको यूरोप और अफ्रीका है, ये आपको प्रशांत महासागर से नहीं जुड़ा है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिएगा इसका जो क्षेत्रफल है, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। 5-7 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है ना। जो इसकी आकृति है वो आपको त्रिभुजाकार है ना। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र आकृति है वह आपको त्रिभुजाकार है। और एक याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है आपको सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है आपको प्रवाल भित्तियों की उपस्थिति, यानी कोरल रीफ की उपस्थिति है। ये प्रशांत महासागर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह कोरल रीफ वो होते हैं जो एक जीव होते हैं जो आपको सोडियम जो कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक ना। कैल्शियम से बने होते हैं। जैसे वो मर जाते हैं तो वह एक के ऊपर अपना दीवार बनाते जाते हैं, एक के ऊपर एक वह इकट्ठा होते जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद एक बहुत बड़े भित्ति बनाते हैं, वही कोरल रीफ होता है। विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति है आपको ग्रेट बैरियर रीफ है ना। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। स्थिति कहाँ पे है? ये है आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप पे है ना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड है ना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ये स्थित है ना। ऑस्ट्रेलिया के ये आपको क्वींसलैंड में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। कोरल रीफ है यह प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है और विश्व का जो सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है ना। अब देखिए प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह न्यू गिनी द्वीप है। प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह न्यू गिनी द्वीप है ना। ये प्रशांत महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है। और याद रखिएगा, समस्त महासागरों में सबसे अधिक द्वीपों की जो संख्या पाई जाती है वह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। लगभग 2025 द्वीप है ना। आपको सबसे अधिक द्वीपों की जो संख्या, आइलैंड की जो संख्या पाई जाती है वह प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। फिर समझिएगा, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या पाई जाती है जिनकी संख्या लगभग 2025 है और प्रशांत महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह न्यू गिनी द्वीप है ना। न्यू गिनी द्वीप है। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर के 3 जो गर्त हैं वह सबसे गहरा गर्त है। इनमें पहला है आपको मैरियाना गर्त। समझिएगा, ये जो मैरियाना गर्त है ये आपको गुआम द्वीप के पास स्थित है। गुआम द्वीप, और ये गुआम द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको फिलीपींस में स्थित है।
है ना, फिलीपींस में स्थित है और यहीं पर आपको मैरियाना गर्त स्थित है। इसकी जो गहराई है वो आपको 11,033 मीटर, है ना, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। याद रखिएगा, कभी 11,033 कभी 11,034 मीटर मिल जाता है। तो मैरियाना गर्त का जो गहराई है 11,033 मीटर है और इसे और एक गीत नाम से जाना जाता है, चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वह मैरियाना गर्त है। स्थित कहाँ पे है? फिलीपींस में गुआम द्वीप के पास स्थित है ना। इसकी गहराई 11,033 मीटर है और इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है ना, चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा गर्त है वह आपको मिंडनाओ गर्त है ना, मिंडनाओ गर्त है। याद रखिएगा, इसकी जो गहराई है 10,500 मीटर है ना, इसकी गहराई 10,500 मीटर है। और तीसरा जो गर्त है वह टोंगा गर्त है ना, टोंगा गर्त है जिसकी गहराई है 900 मीटर है। तो समझिएगा, प्रशांत महासागर में 3 गर्त है आपको, मैरियाना गर्त 11,033 मीटर, मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर और टोंगा गर्त 900 मीटर, है ना। तो ये हमारा प्रशांत महासागर के विषय में था। मैंने पूरे जलमंडल के विशेषताओं के बारे में बताया और पूरे प्रशांत महासागर के बारे में बताया, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है उसको लगाने का प्रयास कीजिए। कोई भी एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि या तो आप यूनिक का ले लीजिए या लुसेंट का ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का लीजिए। अगर एक आधो क्वेश्चन उसमें गलत भी देता है तो हम उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि नहीं कि मैं जितना पढ़ा देता हूँ वो पर्याप्त है, कुछ अपने से प्रयास कीजिए, है ना। हो सकता है कि कोई टॉपिक मेरे दिमाग से छूट गया हो जो उसमें दिया हो, तो आप उसको लगाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो हालांकि जितना मैं पढ़ा देता हूँ वो पर्याप्त है, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा। जलमंडल से संबंधित या कोई भी टॉपिक, मैं किसी भी सब्जेक्ट का मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पूरा आप लोगों को सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ कि इतना तैयारी हो जाए कि आपके सामने कोई भी एग्जाम आए तो आपको पुनः दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा कंसेप्ट के साथ और सिंपल तरीके से आपको समझाते हुए मैं लेकर चलूं। तो रहने देते इतना हूं। ये मेरा हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल का पहला क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास हम फिर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। बेस्ट ऑफ